नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। भारतीय रियल एस्टेट में हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त मांग बनी हुई है, जिसका उदाहरण है अप्रैल के महीने में मुंबई में हुई घरों की बिक्री। बीते अप्रैल महीने में मुंबई में 11,500 घर बिके हैं, जो कि अप्रैल महीने में बीते 12 साल में सबसे अधिक हैं। बीते साल के मुकाबले 16% अधिक घर बिके हैं और इससे राज्य सरकार को 1,043 करोड़ की आमदनी हुई है। घरों की मजबूत बिक्री देखकर निवेशक भी उत्साहित हैं। 2024 में जनवरी से मार्च के दौरान टॉप 8 शहरों के रियल एस्टेट में 1.1 अरब डॉलर का निवेश आया है, जिसमें 63% भागीदार रेजिडेंशियल सेगमेंट है। यानी घरों की मजबूत मांग ने रियल एस्टेट में निवेशकों का फोकस रेजिडेंशियल सेक्टर की ओर बढ़ा दिया है। ऐसे में मौजूदा स्थिति क्या है? डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी कैसी रह सकती है? हाउसिंग में फंडिंग की जो समस्या थी वो कितनी कम हुई और रियल्टी सेक्टर का ट्रेंड क्या कह रहा है, समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अमित गोयनका है हमारे साथ, एमडी नेसेस फाइनेंस, और आदित्य कुशवाहा हैं, डायरेक्टर एंड सीईओ एक्सिस ई कॉर्प। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अमित जी और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा अगला सवाल आदित्य जी आपसे होगा। ट्रेडिशनल हाउसिंग से आपका सेगमेंट थोड़ा अलग है। हालांकि बीते कुछ साल में आपके सेगमेंट में यानी सेकंड होम में हमने काफी अच्छी डिमांड देखी है। अब तो फ्रैक्शनल ओनरशिप ने इस सेगमेंट में और अधिक मांग बढ़ाई है। आपका अनुभव क्या कह रहा है? दीपक जी, देखिए, फ्रैक्शन ओनरशिप के जरिए जो छोटा निवेशक है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है। अभी आप समझ लीजिए, छोटा निवेशक 1 स्क्वायर फीट भी बाई कर सकता है थ्रू फ्रैक्शन ओनरशिप ओनली। और छोटा निवेशक बाजार में उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि फ्रैक्शन ओनरशिप को लेके अभी बाजार में भ्रम बहुत तरीके के हैं कि उनका एग्जिट प्लान कैसे हो सकता है, बट ग्रेजुअली वो सारी चीजें जो नई टेक कंपनीज आई हैं, टॉप टेक कंपनीज आई हैं, वो उनको उनको सोल्यूशन दे रही हैं उनका, कि उनका एग्जिट आसान से हो सके। और इसके जरिए जो है, जितना सेकंड होम है उसमें काफी हद तक बूम है। सेकंड होम में आज की तारीख में इंडिया में 15-17 कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े लेवल पे फ्रैक्शन ओनरशिप का काम कर रही हैं, और अच्छा, मतलब कस्टमर्स को भी अच्छा रिटर्न दे रही हैं। क्योंकि जो सेकंड होम है, कहीं ना कहीं उसमें कस्टमर का रुझान ये रहता है कि उसको रिटर्न मिलता रहे, क्योंकि वो उसका लॉन्ग टर्म कंज्यूमर नहीं होता, उसका यूटिलाइजर नहीं होता है, उसका यूटिलाइजर रेंटल इनकम ही होती है। तो वो कहीं ना कहीं उसको एक इच्छा होती है कि उसका रेंटल पे चढ़ा रहे और उसको वापस उसको रिटर्न मिलती रहे। अब टिकट साइज धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप बात करें कि गोवा के लोकेशन पे विला, तो 5-7 करोड़ रुपए का विला का प्राइस पहुंच गया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उसमें एंटर करना अपॉर्चुनिटी कठिन हो जाती है। और जो 5-7 लाख रुपए का टिकट साइज का बायर है, वो उसको रेंटल पे चढ़े या ना चढ़े, वो उसको बहुत ज्यादा उसके लिए मायने नहीं लगते। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसको रेंटल इनकम की एक अपॉर्चुनिटीज की वो रहती है, उसके लिए फ्रैक्शन ओनरशिप एक रामबाण की तरह है, जिसको वो अभी बहुत अट्रैक्टिव वे में उसको जो है अट्रैक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके प्रति वो सीरियस होकर उसमें बाइंग कर रहा है। आदित्य जी, ये अहम बात कही अमित जी ने कि भारतीय रियल एस्टेट में निवेशकों का फोकस बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। जाहिर तौर पर आगे भी हम ये निवेश बढ़ता हुआ देख सकेंगे। अगर लोकेशन वाइज देखें तो 1.1 बिलियन डॉलर के निवेश में बेंगलुरु में सबसे अधिक 25% हिस्सा निवेश हुआ है। ऐसे में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस किन रीजंस में सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं साउथ पोर्शन से अट्रैक्शन बढ़ ही रहा है। तो उसकी वजह से जो है उस तरफ काफी जो है उनका चार्म रहा है। और बैंगलोर में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बैंगलोर 2001 से जो है रियल एस्टेट बूमिंग पर है। तो 2001 में जो बैंगलोर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, तब से वो आज आज जो है पीक पे हर मंथ ग्रोइंग है। और कहीं ना कहीं आईटी सिटी होने की वजह से जो बैंगलोर का रेजिडेंशियल सेक्टर है, उसमें जो रेंटल इनकम है, वो कहीं ना कहीं कमर्शियल पैरामीटर को टच करती है। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें और रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करें और बैंगलोर जैसे शहर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो उसकी वजह से भी वो जो बड़ी जो टेक सिटीज हैं, जहां पर टेक का बिजनेस ज्यादा है, उन पे रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चार्म है। बैंगलोर के अलावा आपको इसका ट्रैक्शन टेक सिटी होने के नाते पुणे में भी दिखेगा। आपको इसका जो है इम्पैक्ट हैदराबाद में भी ग्रोइंग दिखेगा। नोएडा और गुड़गांव में भी इसका इम्पैक्ट सेम रेशियो से ग्रोइंग दिखेगा। बैंगलोर चूंकि पहले से आगे चल रहा था, इसलिए उसका रेशियो ज्यादा दिख रहा है। यानी रिपोर्ट में जो आंकड़े दिख रहे हैं उसको एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी से मार्च के बीच रियल्टी सेक्टर में हुआ निवेश फ्यूचर रियल एस्टेट की तस्वीर पेश कर रहा है। अच्छी बात यह है कि हाउसिंग सेगमेंट जहां फंड की किल्लत होती थी, वहां अब निवेशकों का फोकस बढ़ता दिख रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अमित सर और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको रूबरू कराएंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ताजा हालात से।